हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में हिंदी की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो देखिए, हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द भेद या शब्द विचार। शब्द भेद या शब्द विचार का पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हमको प्राप्त हुए थे? 5 प्रकार हमको प्राप्त हुए थे। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इन सब का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं? आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, और साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार, और उसी के साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे रूप प्रयोग या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार। तो इनका हम लोग आज अध्ययन करना है। और इसी के साथ में ही पार्ट सेकंड में आपका जो शब्द भेद या शब्द विचार वाला टॉपिक है, आज ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से दोस्तों हमको इसको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और देखिए, इस तरीके से आज हम इसको पढ़ेंगे कि आपके जितने भी कंफ्यूजिंग वाली जो चीज़ें होंगी इस टॉपिक को लेकर, वो सब की सब आज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले इस लाइन से भी प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है व्युत्पत्ति, एक लिखा हुआ है रचना, और एक लिखा हुआ है बनावट। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? कि 3 प्रकार होते हैं। तो 3 तरीके से दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखेंगे, व्युत्पत्ति कहें या रचना कहें या कहें बनावट, तो इनके आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक, और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। तो इनका हमको अध्ययन करेंगे। इस वाले व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं रूढ़ शब्द का, कि रूढ़ शब्द आखिर क्या होते हैं, और यहाँ से दोस्तों कैसे प्रश्न बनते हैं, और किस तरीके से आपको रूढ़ शब्दों को पहचानना है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है, परिभाषा आपको हर कोई बता देगा, लिख के आपको हर कोई बता देगा, लेकिन एक पहचानना भी तो होता है ना उसको, किस तरीके से हम लोग पहचान करें कि ये रूढ़ शब्द है। क्योंकि देखिए, हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें हजारों लाखों शब्द हैं। तो किस तरीके से आप रूढ़ शब्दों का चयन करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रूढ़ शब्द आखिर होते क्या हैं। देखिए, एक एक लाइन को समझेंगे, लाइन में लिखे हुए हर एक शब्द को समझेंगे, तब जाके आपको इसमें देखिए समझ तो आप लोग जाएंगे। वो समझना आपकी परीक्षा के लिए उतना, मतलब जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इतना तो आप लोग कॉपी कर लेंगे, सही है। लेकिन जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप लोग इस तरीके से उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो समझिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उस चीज़ को समझिए, नोट करिए, तब जाके आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो हर एक लाइन को समझना है, और लाइन में लिखे हुए हर एक शब्द को आपको समझना है। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? कि किसी शब्द का अर्थ, जिस शब्द का अर्थ होता है, मतलब कि सार्थक खंड का मतलब क्या होता है? अर्थ, मतलब किसी शब्द का अर्थ। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, एक बार पहले परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। समझेंगे, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिनका कोई अर्थ निकले। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब एक बात यहाँ पर से और ध्यान में रखेंगे, अभी मैं इस चीज़ को आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ से एक बात आपको क्या याद रखनी है, देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, नोट करेंगे, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना कोई ना कोई निश्चित अर्थ रखते हैं। समझे इस बात को, कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना कोई ना कोई निश्चित अर्थ रखते हैं या निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे कि समझेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेज, मैंने यहाँ पर लिख दिया पेन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मेज, मैंने यहाँ पर लिख दिया पेन।
मैंने यहाँ पर लिख दिया रात। अब बताइए कि जो मेज है, अगर मैं इस मेज के खंड करता हूँ, इस मेज के अगर मैं खंड करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से होगा। एक मिनट, इसको किस प्रकार से होगा? मे धन जौ। अगर मैं पेन का खंड करता हूँ तो क्या बनेगा? पे धन नौ। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, खंड देखिए मैं अगर करता हूं तो सार्थक खंड कहाँ हो रहे हैं? मेज का सार्थक खंड क्या होगा? मे धन जौ। अब बताइए, मे का कोई अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। इस जौ का कोई अर्थ है? इस जौ का कोई अर्थ नहीं है। इस पे का अर्थ है? पे का कोई अर्थ नहीं है। इस नौ का कोई अर्थ है? नौ का कोई अर्थ नहीं है। मतलब कि यहाँ पर से अगर हम खंड करते हैं तो वो सार्थक नहीं होंगे, मतलब कि उनका कोई अर्थ नहीं होगा। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर देन, और मैं इसका जब खंड करता हूं तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा, दी धन नौ। अब देखिए मैंने इसके खंड किए, लेकिन इस खंड का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। दी और नौ का कोई सार्थक अर्थ आपको नहीं निकलेगा। तो हम उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि वो एक निश्चित अर्थ हमको देते हैं। देखिए ये निश्चित अर्थ वाली बात भी हम लोग समझेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ निश्चित अर्थ। मैंने कहा कि मेज, मैंने कहा कि पेन। अब देखिए ये एक निश्चित अर्थ हमको दे रहे हैं। मेज क्या है? मेज आप सभी लोग जानते हैं कि मेज क्या होती है। मतलब एक निश्चित अर्थ तो है, लेकिन उनके सार्थक खंड नहीं होंगे। पेन देखिए एक निश्चित अर्थ है ना। पेन हम सभी लोग जानते हैं पेन क्या होता है। देखिए मैं भी पेन से लिख रहा हूं, तो पेन क्या है? एक निश्चित अर्थ हमको मिल रहा है, पेन। मेज, रात, दिन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, चावल, माधव, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक निश्चित अर्थ तो हमको देते हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं होता है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात और, जो सार्थक खंड मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तोड़ना। आप लोग खंड अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए तोड़ना। खंड का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ना कैसे? मैंने लिखा रात, अब मैं कहूँ कि इस रात का मुझे खंड करना है या इसका मुझे तोड़ना है, तो मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिखूंगा, राधन तौ से मिलकर क्या बनेगा? रात बनेगा। अब मैं अगर कहूँ कि रात का जो मैंने खंड किया है या इसको तोड़ा है, क्या इसके जो खंड निकले हैं रा और तौ, इसके दो खंड हैं, क्या इनका कोई अर्थ होगा? बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। रा का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तौ का क्या अर्थ है? तौ का भी कोई अर्थ नहीं है। तो अगर आप उन शब्दों का खंड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि उनके खंड के सार्थक अर्थ नहीं होते हैं। रा का कोई अर्थ नहीं है, तौ का कोई अर्थ नहीं है। तो खंड या जब हम शब्द को तोड़ेंगे उसके खंड का कोई अर्थ हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए जो शब्द दीर्घ काल से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण किसी अन्य शब्दों के संयोग अथवा सहयोग या मेल से नहीं हुआ, उनको हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। खंड, देखिए शब्द के खंड करने पर अर्थ नहीं निकलेगा, वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर रात, चलो कोई और यहाँ पर से ले लेते हैं, मेज। मैंने लिखा यहाँ पर मेज। अब मैं मेज के देखिए खंड करता हूँ। बहुत सारे शब्द हैं, जरूरी नहीं है 2-3 शब्द जो मैं लिख रहा हूँ यही शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनके आप लोग खंड करेंगे तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा। देखिए इसका तो अर्थ है, मेज का तो अर्थ है कि मेज, आप लोग सभी जानते हैं मेज क्या होती है, इसका अर्थ है मेज का। लेकिन जब हम इसके खंड करते हैं तो इन खंडों का हमको कोई अर्थ नहीं मिलता है। देखिए मे का कोई अर्थ नहीं, जौ का कोई अर्थ नहीं। तो वे शब्द जिनके हम लोग खंड करते हैं और उन खंडों का कोई भी हमको अर्थ नहीं मिलता है, तो उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ गए ये बात आप? फिर देखिए नोट करेंगे एक बात, रूढ़ शब्दों के खंड कदापि सार्थक नहीं होते हैं। ये लाइन आपको नोट कर लेनी है। जो रूढ़ शब्द है उनके जो खंड होते हैं कदापि सार्थक नहीं होते हैं। सार्थक का मतलब समझेंगे कि रूढ़ शब्दों के खंड कदापि सार्थक नहीं होते हैं, मतलब कि उनके कोई अर्थ नहीं होते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ निकलना, किसी शब्द का अर्थ। तो रूढ़ शब्दों के जो खंड हैं वो कदापि सार्थक नहीं होते हैं, मतलब कि उनका कोई अर्थ नहीं होता है। खंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, से खंड को आपको पकड़ना है। मैंने कहा ना, अगर आपको खंड समझ में नहीं आ रहा है तो किताब में तोड़ना लिख लीजिए, शब्दों को तोड़ना। शब्दों को जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो उनका कोई अर्थ हम लोग को नहीं मिलता है। इसको एक तरीके से और समझेंगे, अगर मैं कहूँ विद्यालय, देखिए विद्यालय कहूँ, विद्यालय को जब मैं तोड़ता हूँ तो इसके देखिए हमको सार्थक खंड प्राप्त होते हैं, विद्याधन आलय।
इसके हमको सार्थक खंड प्राप्त होते हैं। विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी एक अपना अर्थ होता है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा मैं रात लिखता हूँ, तो रात के मैं जब खंड करता हूँ, खंड क्या है हमारे पास, राधन तव, राधन तव। तो इस रा का कोई अर्थ नहीं है, इस तव का कोई अर्थ नहीं है। तो ये यहाँ पर से जो रात है वो क्या है, एक रूढ़ शब्द है। लेकिन जब मैं अब जैसे विद्यालय जैसे शब्द हैं, विद्यालय जैसे शब्द कभी भी रूढ़ शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इनका अब इनके खंड करने पर हमको इनके खंडों का सार्थक हमको अर्थ मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि हमको इनका अर्थ मिलता है इसके खंडों का। तो विद्या का भी हमको अर्थ प्राप्त होता है, आलय का भी हमको अर्थ प्राप्त होता है। तो ये रूढ़ शब्द नहीं है। लेकिन जिन शब्दों के सार्थक खंडों का हमको अर्थ नहीं मिलता वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए, अब इनको हम लोग पहचाने कैसे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए ये बात तो मैंने आपको बता दी कि जिन शब्दों के खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर भी बहुत सारी हम लोग कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति बनी रहती है कि इन शब्दों को पहचाने कैसे। देखिए, हिंदी में शब्द रचना की 4 इकाई हैं। वो कौन कौन सी है, ये प्रश्न दोस्तों नोट कर लेंगे। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बन जाए कि हिंदी में शब्द रचना की कितनी इकाई हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 इकाई हैं। कौन कौन सी, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा ना वो संधि को लेकर आएगा, उसके बाद समास पढ़ेंगे, उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रत्यय पढ़ेंगे। ये सब हमको आगे पढ़ने हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में शब्द रचना की ये 4 इकाई हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर से आपको समझनी है, मैंने यहाँ पर लगा रखा है कट का निशान। ये क्यों लगा रखा है, रूढ़ शब्द इनमें से, जो ये रूढ़ शब्द है ना, रूढ़ शब्द इनमें से कोई भी नहीं होगा। ना संधि का होगा, ना समास का होगा, ना उपसर्ग का होगा, ना प्रत्यय होगा। मतलब कोई भी संधि का शब्द रूढ़ शब्द नहीं हो सकता, कोई भी समास का शब्द रूढ़ शब्द नहीं हो सकता, कोई भी उपसर्ग का शब्द रूढ़ शब्द नहीं हो सकता, और कोई भी प्रत्यय जो है वो रूढ़ शब्द नहीं हो सकता। तो ये बात दोस्तों आपको समझनी है। तो ये बात आप लोग समझ गए हैं कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। ये अगर आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा भी जा सकता है ऐसे ही, तो इसको नोट कर लेंगे। तो समझ गए आप लोग, हिंदी में शब्द रचना की 4 इकाई हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द के कुछ हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, आपको कुछ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं दिन, नल, घोड़ा और हाथ। अब देखिए यहाँ पर कुछ खंड करके मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माधव। जब मैं माधव के खंड करता हूँ, खंड में मिलता है माध धन वो। क्या अर्थ है, इनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं है। तो जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ ना हो या तोड़ने पर हमको कोई अर्थ प्राप्त ना हो, तो वो कैसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। उसी प्रकार से दिन, उसी प्रकार से चावल, चा धन वल हमको मिलता है, तो चा का कोई अर्थ नहीं है, वल का कोई अर्थ नहीं है। मतलब कि इनके सार्थक, इनके जब हम लोग खंड करते हैं तो हमको इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं मिलता। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द हैं। तो ये निरर्थक खंड हैं, इनको हम लोग बोलते हैं निरर्थक खंड, जिनका कोई अर्थ नहीं है, खंड करने पर अर्थहीन। देखिए ना कितने प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए निरर्थक खंड, खंड करने पर अर्थहीन, खंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर खंड करेंगे तो हमको कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा, और अगर हम खंड करते हैं तो हमको इनका अर्थ अर्थहीन प्राप्त होता है, निरर्थक खंड होते हैं। तो इतने तरीके से दोस्तों आपको बता रहा हूँ, तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जिस शब्द में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता, समझेंगे, जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ करने पर, जिनके खंड करने पर हमको उनके जो खंडों का अर्थ है वो हमको अर्थहीन मिले, तो वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो अब आपको रूढ़ शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दोस्तों क्या होते हैं, इसको समझेंगे। देखिए यौगिक का अर्थ है होता है योग धन एक, यानी कि योग या मेल से बने शब्द हैं, इसको भी समझेंगे। यौगिक का अर्थ होता है, मतलब देखिए नाम से ही आ रहा है ना यौगिक, मतलब कि योग, योग धन एक, योग या मेल से बने शब्द, मतलब कि यहाँ पर जो शब्द आएंगे वो योग या मेल से बने होंगे। देखिए जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द के जब हम लोग खंड करते हैं, यानी कि जब इन शब्दों को हम लोग तोड़ते हैं, तो इनके जो खंड हैं वो सार्थक खंड होते हैं।
मतलब कि शब्दों के खंड करने पर हमको यहाँ पर अर्थ मिलेगा। रूढ़ शब्द में क्या हो रहा था, जब हम लोग शब्दों के खंड कर रहे थे तो हमको वहाँ पर उनके खंडों का अर्थ नहीं मिल रहा था। मतलब कि जब शब्दों को तोड़ रहे थे तो तोड़ने पर उनका हमको कोई अर्थ नहीं मिल रहा था। लेकिन यौगिक शब्द में क्या होता है, जब शब्दों के हम लोग खंड करते हैं तो यहाँ पर से हमको उनका अर्थ मिलेगा, या फिर कह सकते हैं उनका अर्थ निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ राष्ट्रपति। देखिए कोई सा भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। मैं लिखता हूँ राष्ट्रपति। अब मैं जब इस राष्ट्रपति के खंड करता हूँ राष्ट्र धनपति, तो देखिए इन दोनों अर्थों का एक सार्थक खंड है। राष्ट्र का भी एक सार्थक खंड है और पति का भी एक सार्थक खंड है। मतलब कि इन दोनों का अपने आप में एक अर्थ है। राष्ट्र का भी एक अर्थ है और पति का भी एक अर्थ है। तो इसीलिए जो यौगिक शब्द होते हैं उनके अपने सार्थक खंड होंगे, यानी कि शब्द के खंड करने पर हमको एक अर्थ प्राप्त होता है। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, और उन शब्दों के खंड करने पर हमको अर्थ मिलता है, यानी कि उनके जो खंड होते हैं वो सार्थक खंड होते हैं। अब देखिए यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास और संधि से होती है। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि से होती है। किसी किसी किताब में तीनों दे रखे हैं, लेकिन चौथा संधि भी इसमें आता है। अब देखिए रूढ़ शब्दों से भी यौगिक शब्दों की रचना होती है। ध्यान रखेंगे, रूढ़ शब्दों से भी यौगिक शब्दों की रचना होती है। रूढ़ प्लस रूढ़ यौगिक, उपसर्ग प्लस रूढ़ यौगिक, रूढ़ प्लस प्रत्यय यौगिक। मतलब कि ये संधि हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो, संधि हो और रूढ़ शब्द हो, इन सब से हम लोग यौगिक शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा, एक बात और नोट करेंगे, मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास से होती है। लेकिन यहाँ पर से एक चीज आपको दोस्तों नोट करनी है, समास में एक आता है बहुव्रीहि समास। इस बहुव्रीहि समास के अलावा सभी समास शब्दों के उदाहरण यौगिक शब्द हैं। मतलब कि जितने भी आपके समास होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, आगे संधि भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जितने भी समास हैं वो सारे समास आपके उन सारे समासों में से बहुव्रीहि समास आपको निकाल देना है। तो बहुव्रीहि समास के बाद जितने भी समास आपके बचते हैं उन सारे समास शब्दों के उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनता भी है कि कौन सा समास इनमें से यौगिक शब्द का उदाहरण नहीं है। तो बहुव्रीहि समास यौगिक शब्द का उदाहरण नहीं होता है। तो याद रखेंगे बहुव्रीहि समास के अलावा सभी समास शब्दों के उदाहरण यौगिक होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके अपने सार्थक खंड होंगे, यानी कि शब्दों के खंड करने पर या फिर शब्दों को तोड़ने पर उनका अर्थ निकलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रपति को जब हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा जो खंड प्राप्त होता है क्या प्राप्त होते हैं, राष्ट्रीय धनपति। मतलब राष्ट्र का भी अर्थ है और पति का भी अर्थ है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो यौगिक शब्द दोस्तों आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखिए यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं तथा खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। मैं आपको हर लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हर छात्र का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 3 बार में समझ में आता है। तो अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं तथा खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। रूढ़ शब्दों में क्या था कि उन शब्दों के जब हम लोग खंड करते हैं तो खंडित शब्दों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन यहाँ पर खंडित शब्दों का अर्थ है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मैंने लिखा समाज। तो देखिए समाज का भी एक अर्थ है और इक का भी एक अर्थ है। जो इक है वो एक क्या है, प्रत्यय है। इस इक का भी एक अर्थ है। उपकार, देखिए उप क्या है, एक उपसर्ग है। उप का भी अपना एक अर्थ होता है और कार का भी अपना एक अर्थ होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का भी अपना एक अर्थ है और पति का भी अपना एक अर्थ है। राजपुत्र एक समास है। समास में अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो राजा का पुत्र, इन दोनों शब्दों का अर्थ है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनका जब हम लोग खंड करते हैं तो हमको उनके खंडों का अर्थ प्राप्त होता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ऐसा शब्द जो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास में हम लोग बहुव्रीहि समास छोड़ देंगे का उदाहरण हो तो वह यौगिक होता है। ऐसा शब्द जो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास में हम लोग बहुव्रीहि समास छोड़ देंगे उसका उदाहरण होता है, तो वो क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। तो यौगिक शब्द भी आप लोग समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आता है योग रूढ़ शब्द। देखिए
वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, मतलब कि यौगिक तो होते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ यानी कि एक विशेष अर्थ हो जाता, विशेष अर्थ कह सकते हैं हम लोग, विशेष अर्थ में हो जाता है, अथवा जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जब हम इनका खंड करते हैं तो यहाँ पर से भी इनके खंड जो खंड होंगे वो सार्थक खंड होंगे, मतलब जब हम लोग खंड करेंगे तो उनका हमको अर्थ मिलेगा, जैसा यौगिक में हो रहा था सेम वैसा ही योग रूढ़ में भी होगा। तो योग रूढ़ और यौगिक में क्या फर्क है? योग रूढ़ और यौगिक में ये फर्क है, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो एक विशेष अर्थ होता है, यानी कि वो एक किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है। देखिए वो कैसे आपको समझना है, ये शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करेंगे, ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अब इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्द में आप लोग कैसे पहचानेंगे कि योग रूढ़ शब्द जो है वो विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है? इसका भी एक तरीका है, जब हम लोग समास पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएंगी। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। सबसे सरल इनमें बहुव्रीहि समास ही है। रूढ़ यौगिक नहीं, बहुव्रीहि समास कह रहा हूँ, योग रूढ़ शब्द पहचानना। रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ शब्द में अगर मैं कहूँ सबसे सरल जो है वो कौन सा है, तो वो योग रूढ़ शब्द ही है, क्योंकि आपको सिर्फ बहुव्रीहि समास पहचानना है। बस अगर आपने बहुव्रीहि समास पहचान लिया तो आपको पता होना चाहिए कि वो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो जो बहुव्रीहि समास है उस समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। बस इतनी सी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। योग रूढ़ में उदाहरण के तौर पर देखेंगे, देखिए उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, यानी कि ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है गणेश भगवान जी को। मैं कहूँ पंकज, यानी कि पंख में पैदा हो जो, तो ये एक कमल के फूल को, मतलब कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, यानी कि पंख में पैदा हो, तो कीचड़ में पैदा होता है वो कौन सा फूल है, तो कमल है। तो पंख में पैदा हो जो वो कौन सा फूल है, कमल। दशानन, मतलब कि 10 हैं आनंद जिसके, या फिर कहूँ 10 हैं सिर जिसके, वो कौन है, रावण। तो ऐसे शब्द जब आपको मिलते हैं ना, मतलब कि लंबोदर, देखिए एक विशेष अर्थ को ये शब्द प्रकट कर रहे हैं। समास अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, संधि के बाद हम लोग सीधे समास ही पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दशानन मतलब कि 10 हैं आनंद जिसके एक विशेष अर्थ, यानी कि रावण को ये इंगित करता है। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा है उदर जिसका, सिर की बात कर रहा है, भगवान गणेश जी के सिर की बात करता है, तो गणेश भगवान जी की बात करता है। पंकज यानी कि पंख में पैदा हो जो, तो पंख में एक ही फूल पैदा होता है, वो कौन सा है, कमल। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको योग रूढ़ शब्दों को पहचानना है। अब थोड़ा सा इनको हम लोग आसानी के तौर पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखे हुए हैं। रूढ़ शब्द देखिए एक लाइन में समझ लेंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं होते हैं, मतलब संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के जितने भी शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। यौगिक संधि उपसर्ग प्रत्यय बहुव्रीहि के अलावा सभी समास, ये शब्द जहाँ आपको मिल जाएंगे वो सारे के सारे यौगिक होंगे। और योग रूढ़ एकमात्र आपको पहचानना है बहुव्रीहि समास। तो ये इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इन तीनों को अभी आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर से भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द थे वो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। चलिए आगे देख लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और देखिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ, और अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, ये भी एनसीईआरटी के आधार पर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए अर्थ के आधार पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो नोट करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कहीं कहीं इसके भेद 4 दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसके 2 भेद दिए हुए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। किसी किसी किताब में क्या है ना, सार्थक शब्द के जो 4 भेद होते हैं उन भेदों को ही अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बता दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक है सार्थक और एक है निरर्थक। तो इन सार्थक और निरर्थक को हम लोग समझते हैं। देखिए
जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए कोई भी शब्द हो अगर उसका कोई अर्थ निकल रहा हो तो हम उनको क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे घर, घर का देखिए एक निश्चित अर्थ है घर का। विद्यालय का एक निश्चित अर्थ है, विद्यालय क्या है, जहाँ हम लोग विद्या ग्रहण करते हैं, एक निश्चित अर्थ है। घर क्या है, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर कहते हैं। पुस्तक यानी कि जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हमको विद्या मिलती है, जिससे हमको ज्ञान मिलता है, वो क्या है, पुस्तक है। खाना यानी कि जिससे हम खाते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, वो क्या है, खाना। तो इनका हर किसी शब्द का एक निश्चित अर्थ है और हर एक शब्द निश्चित अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब सार्थक शब्द आप लोग समझ गए होंगे। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, देखिए जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुल्टा और लमक। पुल्टा का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। लमक का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। अभी हम इसको उदाहरण के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का अधिकांश प्रयोग होता है। जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं उन सार्थक शब्दों के साथ ही हम लोग निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं समझेंगे। आप लोग कहते हैं, कोई आपका दोस्त आ गया, आप लोग कहते हैं अरे यार चाय वाय तो पी ले, कहते हैं ना अरे यार चाय, आप ऐसे नहीं बोलेंगे अरे यार चाय तो पी ले, अरे यार चाय वाय तो, अगर आप जैसे जल्दी से बोलते हैं ना अरे यार चाय वाय तो पी ले, ऐसे आप बहुत सारे लोग बोलते होंगे अरे यार चाय वाय तो पी ले। लेकिन इस वाय का इस वाक्य में कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं कहूँ चाय पी लो, चाय पी लो, तब भी ये वाक्य शुद्ध है। वाय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन आप लोग दैनिक दिनचर्या में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये बात दोस्तों आपको समझनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे कि ये निरर्थक शब्द का जब कोई अर्थ नहीं होता है तब हम लोग इनको हिंदी में प्रयोग आखिर कर क्यों रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है ना। क्योंकि देखिए जो शब्द होता है उसकी परिभाषा क्या है कि वर्णों का सार्थक योग शब्द होता है। समझेंगे इस बात को गौर करके। वर्णों का सार्थक योग क्या होता है, शब्द होता है। लेकिन निरर्थक शब्द तो देखिए निरर्थक शब्द में क्या हो रहा है, निरर्थक शब्द में क्या हो रहा है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वह शब्द कैसे हो गया। समझेंगे इस बात को। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, समझेंगे। शब्द क्या होता है कि वर्णों का सार्थक योग क्या होता है, शब्द होता है। वर्णों का सार्थक योग क्या होता है, शब्द होता है। लेकिन जो निरर्थक शब्द हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वह शब्द कैसे, और यह हिंदी में क्यों आया। सोचने वाली बात है कि जो निरर्थक शब्द हैं इनका हम लोग प्रयोग क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि ये हिंदी में क्यों आए। ये भी एक जानने वाली बात है दोस्तों कि ये हिंदी में क्यों आए, जो निरर्थक शब्द हैं ये हिंदी में क्यों आए, ये बात हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये शब्द हिंदी में क्यों आए। कभी कभी शब्दों को जल्दीबाजी में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहीं पर सार्थक शब्दों के साथ ही हम लोग निरर्थक शब्दों को भी बोल जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग क्या होता है कि जल्दीबाजी में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं सार्थक शब्दों के साथ हम लोग निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण इसीलिए ये लिखे हुए हैं। देखिए चाय वाय पी लो, जल्दीबाजी में जब आप बोलेंगे चाय वाय पी लो, हाथ वाथ धो लो, बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना वाना खा लो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। पढ़ाई वढ़ाई तो 100 में से 95% लोग बोलते होंगे। आपके जब रिश्तेदार घर में आते होंगे तो आपसे एक ही प्रश्न पूछते होंगे, अरे बेटा पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। वो पढ़ाई नहीं पूछेंगे, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सार्थक शब्द हैं, और ये यहाँ पर ये वाले शब्द क्या हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे कैसे शब्द, निरर्थक शब्द, और ये शब्द कैसे हो जाएंगे, सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों के साथ ही अधिकांश हम लोग निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये हिंदी में क्यों आए ये भी मैंने आपको बताया। हम जैसे बोल रहे हैं दैनिक दिनचर्या में जल्दीबाजी में जब हम लोग वाक्य या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं सार्थक शब्दों के साथ हम लोग निरर्थक शब्दों को भी बोल जाते हैं। तो सार्थक और निरर्थक शब्द दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जो सार्थक शब्द के अंदर हमको 4 प्रकार के शब्द और मिलते हैं, तो इन्हीं 4 प्रकार के शब्दों को किसी किसी किताब में अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार बता दिया गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ऐसे करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा कभी कभी दोस्तों पूछ ली जाती है, या इनके उदाहरण देके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए समझेंगे इस चीज़ को। सार्थक और निरर्थक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ दिल्ली, दिल्ली का देखिए एक ही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है। मैं कहूँ गंगा, गंगा का भी एक ही अर्थ है। जर्मन देश है, इसका भी एक ही अर्थ है। जनवरी का एक ही अर्थ है। मैं कहूँ मेज, मेज का क्या है, एक ही अर्थ है।
तो जनवरी के अलावा, जनवरी को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ नहीं बोलते हैं। जनवरी के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं बोलते, जनवरी ही बोलेंगे। जर्मन के अलावा, जर्मन को आप लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो एक ही तो इसका अर्थ है। दिल्ली को आप लोग कुछ क्या बोल सकते हैं? दिल्ली को दिल्ली ही बोल सकते हैं, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। तो वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आता है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का मतलब एक तो होता है पराजय, मतलब कि कहते नहीं अरे यार वो क्रिकेट मैच हार गया, मतलब कि एक तो होता है पराजय, एक होता है गले का हार। जब जो महिलाएं होती हैं गले में हार पहनती हैं, वो भी तो एक हार है। तो देखिए शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ हमको दो प्राप्त होते हैं, एक पराजय और एक गले का हार। मतलब कि दो से अधिक अर्थ हमको प्राप्त हो रहे, एक से अधिक अर्थ हमको प्राप्त होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कर, कर, कर देखिए, कर को हम लोग हाथ भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं। अगर आप टैक्स, टैक्स कर, कर को टैक्स, टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। और हाथ को भी हम लोग कर बोलते हैं, तो इसके भी हमको दो अर्थ प्राप्त होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हमको प्राप्त होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो एकार्थी, अनेकार्थी आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद आता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। देखिए हिंदी भाषा के वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब कि समान अर्थ देंगे। अगर मैं कहूँ सूर्य, सूर्य का अर्थ जो समान है रवि, भानु, भास्कर। सूर्य को हम लोग रवि भी कहते हैं, सूर्य को हम लोग भानु भी कहते हैं, सूर्य को हम लोग भास्कर भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर से आप लोग एक चीज़ में जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कहा कि अनेकार्थी शब्द में क्या होता है। आप लोग कहेंगे आपने तो ये भी कहा कि अनेकार्थी शब्द के अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और आप लोग ये कहेंगे कि जो समानार्थी शब्द है उसमें भी तो एक शब्द के अनेक अर्थ हमको मिल रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर से क्या है कि जो अनेकार्थी शब्द है, अगर मैं हार कहूँ तो इसके अर्थ एक जैसे नहीं है। पराजय का अर्थ अलग है और गले का हार का अर्थ अलग है। कर का मतलब कर में हाथ का अर्थ अलग है, टैक्स का अर्थ अलग है। लेकिन समानार्थी शब्द में क्या होगा? अगर मैंने लिखा सूर्य, समझ लेंगे इस बात को, बहुत काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। सूर्य का एक अर्थ होता है रवि और भानु, ये सब सूर्य के ही नाम हैं, ये सब सूर्य के ही नाम हैं। भास्कर, ये सब सूर्य के ही नाम हैं। लेकिन हार में क्या होता है? पराजय अलग चीज़ है, गले का हार अलग चीज़ है, कर में हाथ अलग चीज़ है, टैक्स अलग चीज़ है। लेकिन जब मैं सूर्य की बात करता हूँ तो रवि, भानु और भास्कर, सूर्य चारों एक ही नाम है। अगर मैं कहूँ रवि, रवि का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तब आप लोग सूर्य, भानु, भास्कर लिखेंगे। अगर मैं कहूँ भास्कर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप लोग सूर्य, रवि या भानु लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गले का हार का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर से। इस तरीके से आपको ये समझना है। तो अनेकार्थी शब्द और समानार्थी या पर्यायवाची शब्द में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो समानार्थी शब्द क्या होते हैं? हिंदी भाषा के वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। जितने भी पर्यायवाची आपके हैं वो क्या हैं? समानार्थी या पर्यायवाची, मतलब जितने भी हैं उनको हम लोग यहाँ पर से ऐड कर लेंगे। सूर्य के रवि, भानु, भास्कर, आकाश का नभ, गगन, आसमान, बादल का मेघ या वारिद। मतलब कि हम लोग आकाश को नभ भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं, आसमान भी कह सकते हैं, बादल को हम लोग मेघ भी कह सकते हैं और वारिद भी कह सकते हैं। तो ये है हमारे समानार्थी शब्द। उसके बाद आता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि जय का पराजय, सच का झूठ, दिन का रात और पाप का पुण्य, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। अब जितने भी चार प्रकार के आपने शब्द पढ़े हैं अभी, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और विपरीतार्थी और समानार्थी शब्द, ये सारे के सारे क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। तो इनको हम लोग इनका हम लोग सार्थक शब्दों के अंदर ही हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। तो एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी और विपरीतार्थी, ये सब कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं और इसका अंतिम, इस टॉपिक का अंतिम है ये। देखिए रूप, प्रयोग या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ से बहुत प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो दो होते हैं, रूप प्रयोग या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। देखिए समझेंगे। विकारी शब्द,
एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। अगर आपसे पूछ ले रूप के आधार पर शब्दों के भेद तो आप लोग कहेंगे दो, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद आप लोग कहेंगे दो, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद तो आप लोग क्या कहेंगे दो। समझ गए। पहला आता है इसमें विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि बदलाव होना। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बदलाव होता है। देखिए, जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किए जाने पर उनके लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप बदलने या मूल शब्द का रूपांतरण या उनमें बदलाव हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को हम लोग जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना वे रूप बदलने या मूल शब्द का रूपांतरण या बदलाव हो जाए उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, कारक क्या होता है, काल क्या होता है, वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखिए कैसे इनका बदलाव होता है वो हम लोग जानेंगे। पहले तो ये बात समझ लेंगे आप लोग, अगर विकारी शब्द की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो विकारी शब्द होते हैं उनमें बदलाव हो जाता है। वो बदलाव कैसे होता है, एक लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और काल के कारण। तो इन चारों के आधार पर किसी शब्द में जब बदलाव हो तो वो कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ध्यान में रखेंगे, अगर आपके सामने बदलाव वाले किसी शब्द में बदलाव वाली बात आती है तो वो विकारी शब्द हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे। अब देखिए, इनको जब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, परिवर्तन या बदलाव की चार इकाइयाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं मैंने अभी आपको लिखवाई, लिंग, वचन, काल और कारक। देखिए कैसे इनमें परिवर्तन हो रहा है इन शब्दों में, वो हम लोग समझेंगे। अगर मैं कहता हूँ लड़का तो लिंग के आधार पर लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। अगर मैं कहता हूँ छात्र, देखिए ये क्या है, ये पुल्लिंग है और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए लिंग के आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो गया। छात्र क्या है, पुल्लिंग है और छात्रा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग के आधार पर देखिए शब्दों में जब परिवर्तन हो जाए तो वो कैसे शब्द हो जाएंगे, विकारी शब्द हो जाएंगे। फिर आता है वचन। अगर मैं लिखता हूँ लड़की, लड़की का अगर मैं देखिए इसका चेंज करता हूँ वचन के आधार पर हो जाएगा लड़कियाँ। तो ये एक वचन है और लड़कियाँ क्या है, बहुवचन है, तो परिवर्तन हो गया। काल के आधार पर देखिए, काल के आधार पर जब मैं लिखता हूँ तो मोहन चलता है, मैं लिखता हूँ मोहन चलता है, तो देखिए ये वर्तमान काल में आ गया। मैं लिखता हूँ मोहन चला था, तो यहाँ पर चलता है और चला था में जब मैं अगर बात करता हूँ चलता है चला था, तो यहाँ पर से जब हम लोग काल की बात करते हैं तो मोहन चलता है वर्तमान काल और मोहन चला था भूतकाल। तो यहाँ पर भी काल के आधार पर परिवर्तन हो गया। फिर आता है आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, कारक। और बहुत कम लोग आपको इस चीज़ को समझाएंगे। देखिए किस तरीके से कारक से भी शब्दों में परिवर्तन होता है। देखिए मैं कहता हूँ राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो देखिए जब राम ने श्याम को पत्र लिखा तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, और श्याम क्या है, यहाँ पर कर्म है। राम क्या है, कर्ता है, और श्याम क्या है, कर्म है। कर्ता ने कर्म को, आप लोग पढ़ेंगे ना, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा संप्रदान को, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अपदान उपदान जितने भी आते हैं, अधिकरण संबंध, सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए मैं कहता हूँ राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो राम क्या है यहाँ पर, कर्ता, और श्याम क्या है यहाँ पर, कर्म। अब देखिए एक बात देखिए, संज्ञा शब्दों में कारकों के आधार पर हम लोग परिवर्तन, संज्ञा शब्दों में कारकों के आधार पर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग परिवर्तन करके देखेंगे। राम क्या है, संज्ञा है, श्याम क्या है, संज्ञा शब्द है ना ये। तो इन शब्दों में कारकों के आधार पर हम लोग किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए राम ने श्याम को पत्र लिखा, जब मैंने यहाँ पर लिखा है उसी के नीचे मैं लिखता हूँ श्याम ने राम को पत्र लिखा। देखिए जब राम यहाँ पर आया था तो ये क्या था, करता था, और श्याम क्या था, कर्म था। लेकिन अगली ही लाइन में क्या हुआ, श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया, राम क्या हो गया, कर्म हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर से क्या है, जो कारक है यहाँ पर, ने क्या है, कारक है, को क्या है, कारक है। यहाँ पर भी ने कारक है और को क्या है, कारक है। तो यहाँ पर से जब दो चीजें आपने देखी कि ने भी कारक है और को भी कारक है, तो यहाँ पर से देखिए कारक तो अपनी जगह पर रहे, कारक अपनी जगह पर रहे, लेकिन जो ये संज्ञा शब्द थे ये परिवर्तित हो गए। ये श्याम जब यहाँ आया कर्ता बन गया, राम जब यहाँ आया कर्म बन गया। तो इस प्रकार से जब कारकों संज्ञा शब्दों में कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है तो ये शब्द भी हम लोग क्या कहेंगे, विकारी शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझना है। और एक बात यहाँ पर मैंने और लिखी है, वाक्य में जहाँ भी कारक की विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले वाला शब्द ही संबंधित विभक्ति का कारक होगा। यानी कि वाक्य में जहाँ भी कारक की विभक्ति लिखी होती है, वाक्य में जहाँ भी कारक की विभक्ति लिखी हो, ये कारक की विभक्ति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए कारक क्या होता है, कारक एक आता है विभक्ति, विभक्ति
कारक क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और विभक्ति क्या होती है, कर्ता यहाँ पर लिखेंगे कर्ता, यहाँ पर लिखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो कारक क्या है, कर्ता, और ने क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है, कारक है, और को क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है। आगे सब चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी जब ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए राम ने श्याम को पत्र लिखा, जब देखिए, हाँ यहाँ पर पहले समझेंगे, जहाँ भी कारक की विभक्ति लिखी होती है, ये कारक की विभक्ति है, उससे ठीक पहले वाला शब्द ही संबंधित विभक्ति का कारक होगा। तो को से पहले कौन सा शब्द है, श्याम, तो श्याम का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, को, कर्म को, राम ने। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको समझने वाली बात क्या है कि जब मैं इस शब्द को इस तरीके से लिखता हूँ तो देखिए इस कारकों के आधार पर शब्दों का परिवर्तन इस तरीके से हो गया। जब यहाँ पर राम करता था तो यहाँ पर देखिए राम कर्म हो गया, जब यहाँ पर श्याम कर्म था तो यहाँ पर श्याम कर्ता हो गया। तो कारकों के आधार पर कुछ इस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन होता है। तो वे कैसे शब्द हो जाएंगे, वे हो जाएंगे कैसे शब्द, विकारी शब्द हो जाएंगे। अब देखिए मैं कहता हूँ मोहन चलेगा, मोहन चलता है, मोहन चला था, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ा था। ये चलेगा चलता शब्द कैसे शब्द हैं, ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द कैसे हैं, विकारी शब्द हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारकों के आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो सकता है तो वे शब्द क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। अब देखिए इन शब्दों की हम लोग कैसे पहचान करें भाई, हजारों लाखों शब्द हैं, कैसे पहचानें इनको, कौन सा विकारी है कौन सा अविकारी है, इनको पहचानना भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए विकारी शब्द चार होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बस आपको इतना सा पकड़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और आप विकारी शब्दों की आराम से पहचान कर सकते हैं। देखिए संज्ञा, संज्ञा शब्दों में विकार, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, लड़का, लड़की, ब्राह्मण, जयचंद, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा हंज्ञा हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे भी, पहले समझेंगे। देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि संज्ञा शब्द की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ नारी। नारी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। नारी को जब मैं बदलाव करता हूँ, उसमें उसका रूपांतरित करता हूँ, तो नारियाँ, नारियाँ और नारियों, मतलब हमको दो अर्थ यहाँ पर मिल रहे हैं। पुत्र, पुत्री, पुत्रों, लड़का, लड़के, लड़कों। देखिए यहाँ पर देखिए लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, मतलब लिंग है, वचन है, कारक है, काल के आधार पर जहाँ पर ही परिवर्तन हो जाए शब्द में, वो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। बस आपको पहचानने का तरीका यहाँ पर से मैं आपको बता रहा हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख ली दोस्तों तो आप आराम से बिल्कुल विकारी शब्दों को पहचान सकते हैं। तो देखिए नारी का क्या हो जाएगा, नारियाँ, नारियों, पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री, पुत्रों, और लड़कों, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के और लड़कों। मतलब कि संज्ञा शब्दों में यहाँ पर इनका रूपांतरण हो जा रहा है, यानी कि बदलाव हो रहा है। तो क्या है, संज्ञा। फिर आता है अगला सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में विकार किस प्रकार से आता है, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो देखिए यह, मैं, जो, जिसे, वह, तू, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, आगे हम लोग सर्वनाम में पढ़ेंगे। देखिए मूल शब्द क्या है, मैं, मूल शब्द क्या है, तू, मूल शब्द क्या है, वह। अब देखिए मैं जब रूपांतरित होता है तो मैं से बनता है मुझसे, मेरा, मेरे लिए। तू से बनता है तेरा, तुझको, तुमसे। वह से बनता है उसे, उसको, उसका। तो इन शब्दों में रूपांतरण हो रहा है, तो ये कैसे शब्द हो जाएंगे, सर्वनाम। जितने भी सर्वनाम वाले शब्द हो जाएंगे वो सब कैसे शब्द होंगे, विकारी शब्द होंगे। उसके बाद देखिए विशेषण। विशेषण शब्दों में विकार किस प्रकार से आता है, जैसे विशेषण शब्द क्या है, जो शब्द क्या है किसी की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। अच्छा, बुरा, नीला, पीला, मीठा, सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। मूल शब्द क्या है, साफ, अच्छा, लाल, कुछ भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, नीला, कुछ भी हो सकता है। साफ, साफ को हम लोग सफाई भी लिख सकते हैं, और सफाया मतलब रूपांतरित शब्द हैं। अच्छा को अच्छी और अच्छे लिख सकते हैं, लाल को लाली और लालिमा लिख सकते हैं। मतलब कि इन शब्दों का रूपांतरण हो जा रहा है। ये देखिए इन शब्दों का रूपांतरण हो जा रहा है, यानी कि इन शब्दों में बदलाव हो जा रहा है। तो ये कैसे शब्द हो जाएंगे, ये शब्द कैसे हो जाएंगे, विकारी शब्द हो जाएंगे। बस इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है।
अगला आता है क्रिया, जहाँ पर जिन शब्दों में हमें क्रिया का बोध कराते हो वे क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द में विकार किस प्रकार से आता है? सबसे पहले क्रिया शब्द जान लीजिए क्या होते हैं। खेलना, खाना, पीना, आना जाना, सोना। खेलना एक क्रिया है, मतलब कि खेलना आप एक क्रिया है, आप लोग कुछ भी खेल खेल रहे हैं मतलब कोई क्रिया कर रहे हैं। खा रहे हैं तब भी आप लोग कोई क्रिया करते हैं, पी रहे हैं कुछ तब भी क्रिया करते हैं। आना जाना सोना ये सब क्रिया के शब्द हैं। अब देखिए मूल शब्द क्या है? खाता है, जाता है। अब देखिए खाता है को जब हम लोग रूपांतरित करेंगे इसका, तो खाएगा, खाए, खाया। जाता है, गया, जाएगा, जाओगे। तो इन शब्दों का रूपांतरण हो जा रहा है। मतलब कि जिन शब्दों में बदलाव हो जाए या फिर जिन शब्दों का रूपांतरण हो जाए वो शब्द कैसे होंगे? विकारी। और जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता है, रूपांतरण नहीं होता है, वे शब्द अविकारी होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले शब्द जितने भी होंगे वे शब्द कैसे हो जाएंगे? वे शब्द हो जाएंगे विकारी शब्द। मतलब कि इन शब्दों में हमको विकार देखने को मिलेगा, इन शब्दों में हमको रूपांतरण देखने को मिलेगा, इन शब्दों में हमको बदलाव देखने को मिलेगा। अगला आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी के बिल्कुल विपरीत है। देखिए समझना बहुत आसान है। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे शब्द हमेशा एक से रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कि विकारी शब्दों में क्या हो रहा था? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर उनमें परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अविकारी शब्द में क्या होता है? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, अगर मैं लिखूं आज, देखिए आज में आप लोग कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे आज को? कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप लोग आज को। जैसे मैंने वहां पर लिखा था लड़का, विकारी शब्दों में मैंने लिखा था लड़का। लड़के को हम लोग क्या, लड़का का हम लोग क्या लिखे थे? लड़के, लड़कों लिखा था ना मैंने वहां पर। मतलब विकार हो गया, शब्दों में परिवर्तन हो गया। लेकिन आज में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उधर में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कैसे में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इन शब्दों में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिन शब्दों में हम लोग कोई परिवर्तन ना कर सके हैं, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। सभी प्रकार के अवयव शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अवयवी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए अविकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक और विस्मयावधि बोधक। देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। तो देखिए आज, अब, ध्यानपूर्वक, इधर उधर, कैसे, क्यों, यहाँ वहाँ, कल, इन शब्दों में आप लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं किसी भी शब्द में। इसको आप लोग कैसे को कैसे ही लिखेंगे, अन्य तरीके से नहीं लिख सकते हैं इसको। जैसे लड़के को हम लोग लड़का, लड़कों लिख सकते हैं ना, कैसे को हम लोग नहीं लिख सकते हैं किसी भी अन्य तरीके से। क्यों को हम लोग किसी अन्य तरीके से नहीं लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला आता है संबंध बोधक अवयव। संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। देखिए मैं, से, पर, के, बिना, के, ऊपर, से, पीछे, के अनुसार, इनको आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से आप लोग इनको लिखेंगे, क्योंकि इनमें आप लोग और अन्य तरीके से इनको लिख ही नहीं सकते हैं। मतलब कोई परिवर्तन यहाँ पर शब्दों में नहीं हो रहा है, यानी कि अविकारी शब्दों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर है समुच्चय बोधक। दो शब्द व वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। और या, इसीलिए, यद्यपि, परंतु, या, अथवा, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आपको मिले वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। तो ये जो भी शब्द आपको यहाँ पर देख रहे हैं, और, इसीलिए, यद्यपि, परंतु, इन शब्दों को आप लोग अलग तरीके से लिख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल कोई और तरीका है ही नहीं इनको लिखने का। मतलब ये इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, या हम लोग कहें मूल रूप में ही इनको लिखेंगे। मतलब इनका जो मूल रूप है ना, इनको हम लोग मूल रूप में ही लिखेंगे। लेकिन विकारी शब्दों में क्या हो रहा था? जो मूल रूप था उस मूल रूप में हम लोग परिवर्तन कर पा रहे थे, लेकिन अविकारी शब्द में मूल रूप में हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, यानी कि शब्दों को हम लोग मूल रूप में ही लिखेंगे। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। देखिए हर्ष, पीड़ा, शोक आदि भावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो विस्मयावादी बोधक अवयव या फिर कह सकते हैं शब्द होते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक जो होता है उसकी पहचान करना बहुत आसान होता है। उसमें ऐसा चिन्ह लगा होता है, हर शब्द के बाद ऐसा चिन्ह लगा रहता है। जैसे कि मैंने लिखा वाह, उफ, हाय, ओह, क्या खूब। तो यहाँ क्या खूब के बाद भी बिंदी लगा लेंगे। तो ऐसे शब्द जहाँ पर भी आपको मिले वो कैसे होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो भी अविकारी शब्द ही होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखने हैं।
अभी जो विस्मय आदि बोधक होंगे कैसे होंगे, अविकारी शब्द रहेंगे। तो वे शब्द जिनमें हम लोग कोई परिवर्तन ना कर पाए लिंग वचन काल और कारक के आधार पर, तो वे शब्द कैसे होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। और सभी प्रकार के अवयव शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्द दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न हमारे छूटे हुए थे, भाषा की जो इकाई थी उसको लेकर, उनको आपको नोट कर लेने हैं। पहली बात आपको एक चीज़ नोट करनी है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आप लोग क्या कहेंगे कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्ण शब्द वाक्य, सबसे छोटा वर्ण, उससे बड़ा शब्द, उससे बड़ा वाक्य। अब देखिए यहाँ पर से कुछ प्रश्न बनते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ये शायद मैंने जब भाषा वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था वहाँ से प्रश्न छूटे हुए हैं, तो नोट कर लेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब यहाँ पर से दोस्तों कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति आ गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण। अगर आपसे पूछ ले मौखिक इकाई, मतलब मौखिक मतलब आप बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं कोई ध्वनि निकलती है ना, तो ध्वनि हो जाएगी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। उस ध्वनि को जब आप लोग लिखते हैं, मैं क क्या है, क एक ध्वनि है। इस क को जब देखिए, क मैंने बोला तो क्या है, ध्वनि है। लेकिन जब मैंने इस क को यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या है, एक वर्ण है। जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो ध्वनि है, और जब मैं लिख रहा हूँ तो एक ये वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये बन जाए जहाँ पर मौखिक और लिखित ना हो, अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण। अगर ऑप्शन में वर्ण ना हो तो आप लोग किस में टिक करेंगे, ध्वनि में टिक करेंगे। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अब बताइए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। क्यों होती है, क्योंकि वर्ण जो है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। अब आप लोग कह देंगे यहाँ पर वर्ण आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्ण इसलिए नहीं लिखा, वर्ण ये है, देखिए वर्ण ये है, इस वर्ण का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शब्द। शब्द का अर्थ होता है, कोई भी शब्द आप लोग बोल रहे हैं, देखिए छोटी लिखा हुआ है, भाषा लिखा हुआ है, सब शब्द हैं, इनका एक अर्थ है। तो इसलिए भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। फिर देखिए अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी, शब्द और वाक्य। तो अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं, 2 होती हैं। नोट कर लेंगे कौन कौन सी, शब्द और वाक्य। उसके बाद देखिए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य। दोस्तों ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, वाक्य। अब देखिए वर्ण की एक प्रकार से परिभाषा दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे, लिखिए तो यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि, तो उसी ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो शब्द भेद या शब्द विचार वाला चैप्टर था वो आज आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग संधि समास ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे आपको दिया हुआ है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।